हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस पेरेंट्स हेडक्वार्टर की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, हम लोगों ने संविधान का जो एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। और ये सभी वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देखिएगा। और जब ये वीडियो स्टार्ट करूँ तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये इनमें जो उन चीज़ों की चर्चा की गई जो कि आपके CHS एंट्रेंस एग्जाम में कई बार जो है PYQ के रूप में पूछे गए हैं। ठीक है, उन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। और जो है ये जो है होने वाला आपका क्लास 9th और क्लास 11 सभी के लिए है, और GK GS के रूप में ये सारा का सारा चीज़ शामिल रहेगा। तो चलिए, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है संविधान का चौथा पार्ट, जो कि आपका कहलाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इसे हम लोग बोलते हैं पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहली बात, तो ये किस देश से अडॉप्ट किया गया है, तो ये संविधान के किस देश से अडॉप्ट किया हम लोगों ने, तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने इसे लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें जो भाई DPSP का क्या मतलब है, तो इसका मेन मतलब है जी लोक कल्याण, यानी पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है। और जो है ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं। कहने का मतलब क्या है, जो किसी भी राज्य को ऐसा लगता है कि हमें अपने पब्लिक को ये फैसिलिटी देनी चाहिए, और वो राज्य अगर जो सक्षम है तभी वो ये फैसिलिटी दे सकता है। आप इसमें बाध्य नहीं दे सकते भाई हमें तुम ये फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हो। बाय द वे, हम ये काम बताएं, जो जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को पेंशन वगैरह दिया जाता है, तो भाई पेंशन देने का जो है राज्य का कर्तव्य बनता है। अब कर्तव्य न फॉलो करें तो उसे तुम वो प्रेशर नहीं दे सकते भाई जो तुम हमें ये पेंशन दे ही दो। ठीक है, तो इसीलिए KT शाह नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसे क्या बोला है, बैंक की सुविधा पे दे चेक, या फिर ए चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द बैंक फैसिलिटी, यानी बैंक की फैसिलिटी पे ही ये चेक का भुगतान किया जा सकता है। यानी मन होगा सरकार का तो तुम्हें ये सुविधा देगा, नहीं है मन तो नहीं देगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर बैकग्राउंड में कुछ न्याय जा रहा होगा तो इसे इग्नोर करिएगा, बट हमारी बातों और इस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास जो इसके अंतर्गत आपका ये कब से कहाँ तक स्टार्ट होता है, तो मैंने बताया था आपका फंडामेंटल राइट जो है आपका 12 से लेके, ठीक है 12 से लेके कहाँ तक, तो 35 तक था। और अभी जो DPSP की हम लोग बात कर रहे हैं, तो DPSP आपका 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, 36 से लेके 51 तक है। जो मेन आर्टिकल है मैं उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया हूँ, और लास्ट में मैं टिक भी कर दूंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला है आर्टिकल 19, और इसमें मैं स्टार लगा 29, 39 जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 39 इसमें क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि आप कोई भी समान कार्य कर रहे हो, समान वेतन मिलेगा, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, बाय द वे आप टीचर हो, टीचर में आप टीचिंग कर रहे हो, तो टीचर को अगर मान लो 40,000 का कोई मेल टीचर उसे 40,000 सैलरी मिल रही है, तो फीमेल टीचर को भी 40,000 सैलरी मिलेगी। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये था, इसी चीज़ को लेके जो है देखोगे तो कुछ दिन पहले, जो 2-3 साल पहले बिहार में आंदोलन भी हो रहा था, समान कार्य समान वेतन, तो आप उससे रिलेट कर लोगे। आगे आपके पास आर्टिकल 40, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे हुई थी भाई, तो राजस्थान के नागौर में। ठीक है, और गांधी जी के ये आदर्श थे भाई, गांव में जो है स्वशासन, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है ग्राम पंचायत आपका इसी से रिलेटेड है। किस स्थापना का चर्चा किस में कहा गया, तो आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया, जो राज्य जो है यानी देश जो आपको चाहेगा तो पेंशन की सुविधा देगा, विकलांगता में या फिर डिसेबिलिटी है तो आपको सुविधा भी देगा। जैसे देखते हो यूनिवर्सिटी वगैरह में जो उन लोगों को PC कोटा या फिर बोल सकते हो फिजिकली हैंडीकैप्ड का कोटा लगता है। इसके अलावा सरकार जो व्हील चेयर वगैरह प्रदान करती है, इन सभी चीज़ों को ये आर्टिकल 41 के तहत ही करती है, यानी ये सभी चीज़ें सुविधा देती है। आगे बात करें आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में क्या गया, मनोचित दशा के अनुसार कार्य, यानी व्यक्ति किस तरह का है, ठीक है उसका मानसिक स्थिति कैसा है, या फिर वो कार्य करने लायक है भी नहीं या है नहीं भी है। जैसे बाय द वे मान लो कोई ऑफिस में कार्य कर रहा है, अब उसका दिमाग पूरा चक्कर आने लगा, ठीक है, तो उस स्थिति में उसे छुट्टी दे देनी चाहिए। या फिर कभी कोई व्यक्ति, कोई महिला है, खासतौर पर महिला से रिलेटेड है ये, जब महिला मान लो गर्भवती होती है तो देखोगे तो उसे जो है प्रेगनेंसी लीव, या फिर उसे बोलते हो जब उन बच्चे का डिलीवरी होने वाला रहता है तो उसे 4 महीने पहले जो है उसे जो है बोल सकते हो छुट्टी दे दी जाती है, और इसका सैलरी भी नहीं काटा जाता है। डिलीवरी होने से 4 महीने पहले और डिलीवरी होने के 4 महीने बाद भी उन्हें छुट्टी रहती है, बस 2 बच्चा जब तक पैदा ना हो तब तक। ठीक है, तब तक ये छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं में देखो मासिक धर्म या फिर बोल सकते हैं पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो उसमें भी उन्हें लीव दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपका आर्टिकल 42 के तहत ही दिया जाता है। अगला आपके लिए इम्पोर्टेंट है समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44, समान बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यानी क्या है, जो कोई भी व्यक्ति का शादी
और तलाक का तरीका जो है, मतलब शादी जो भी है, शादी अपना जो भी धर्म के अनुसार करो, बट तलाक का जो तरीका है वो सभी चीज़ें जो है वो एक समान होगी, उसे ही हम बोलते हैं समान सिविल संहिता। और बात किया जाए तो समान सिविल संहिता में सबसे पहला स्टेट था आपका गोवा, ठीक है, ये ब्रिटिश काल से ही लागू था समान सिविल संहिता गोवा में। बट अभी प्रेजेंट में जो आपका करंट अफेयर्स जो बोलते हो, करंट से रिलेटेड आप कर सकते हो, जो भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा बना है अभी हाल फिलहाल में, तो वो है आपका उत्तराखंड। और उसके बाद अभी जो है गुजरात में जो है सिविल कोर्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट, ठीक है, वो लगाने वाला राज्य उत्तराखंड, और उसके बाद जो आपका गुजरात, ठीक है। अब आर्टिकल 45 के तहत का क्या है बात, तो आर्टिकल 45 में जो पहले जो बात थी वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन का बात था। बट इसे जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अब जो है ये आर्टिकल 21 के तहत कर दिया गया, जो अब इसे फंडामेंटल राइट में कर दिया गया है। जो पहले राज्य का कर्तव्य होता था कि वो तुम्हें शिक्षा दे चाहे ना दे, ठीक है, बट अब जो है राज्य तुम्हारा ये अधिकार कर दिया है कि तुम जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हो, तुम्हारे लिए राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो तुम्हें शिक्षा दे, ठीक है। यहाँ नेसेसरी है, बट उस समय जो ये नेसेसरी नहीं था और इसे चेंज किया गया था। आपने मेरा फंडामेंटल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये चर्चा की थी। तो क्या हुआ, ये अभी डिलीट है, मतलब डिलीट करने का मतलब जो है इसे उसमें शिफ्ट कर दिया गया। और अभी जो है देखोगे तो अभी जो है 0 से 6 साल बच्चे, यानी जो बच्चे पैदा हो चुके हैं और उनका 6 वर्ष तक के आयु में, उनके लिए टीकाकरण का व्यवस्था किया गया है, ठीक है। देखते हो इंजेक्शन वगैरह लाता है, क्या क्या पोलियो का ड्रॉप वगैरह पिलाता है ना, तो वो सभी आपका आर्टिकल 45 के तहत और ये एकदम से फ्री होता है, राज्य का कर्तव्य है। अगला आपके पास आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या कहा, SC ST के लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है, ठीक है, यानी जो भी SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है। अगला आपके पास आर्टिकल 47 में जो है शराबबंदी, ठीक है, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो शराबबंदी करे, बट जरूरी नहीं है कि सभी के सभी करें। जैसे देखो बिहार राज्य में उसको लगा भाई हम अच्छे राज्य हैं तो हमने शराबबंदी कर दी, बट यूपी गवर्नमेंट कर रही है, कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टी करो, ऐश मौज करो, तो ये यहाँ पे जो है शराबबंदी नहीं है, ठीक है। तो यही है, राज्य में अपना किसी में लागू हो सकता है, किसी में लागू नहीं है। मैंने बोला जब राज्य की इच्छा पे, इसलिए तो बोले हैं बैंक की सुविधा पे दे चेक, यानी उसका मन होगा तो करेगा, नहीं मन है तो नहीं करेगा। आपके लिए अगला जो है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के तहत क्या कहा गया है, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन की चर्चा की गई है। मतलब क्या है, सरकार जो है आपको कृषि में हेल्प करेगी, एग्रीकल्चर में, और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री में भी हेल्प करेगी। आपको ये बताएगी भाई किस नस्ल की गाय वगैरह लो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, किस तरह से तुम्हें पशुपालन करना चाहिए, खेती किस तरह से करनी चाहिए, कौन सा बीज यूज करो, ठीक है। जब देखोगे HYB, ठीक है, तो ये बीज का इसी के तहत तो सलाह भी दिया गया था। आगे इसमें जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना वो 48 का ए है, ठीक है, 48 का ए, ये क्या कहा गया है, जो 48 के में पर्यावरण एवं वन्य जीव सुरक्षा, ठीक है, ये जो है ऐड किया गया था बाद में। यानी राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो जो है एनवायरनमेंट और जो आपका वन्य जीव वाइल्ड लाइफ जो है प्रिजर्वेशन वो करेगी। और इससे जो है जोड़ा गया था आपका 1946 के 42वें संविधान संशोधन के तहत, और इसीलिए इसे बोलते हैं, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो किस संवैधानिक संशोधन को हम लोग लघु संविधान बोलते हैं, तो वो हमारा 42वां संविधान संशोधन होता है। अगला है आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति में जो है अपना मदद करेगा। इसके लिए देखोगे तो बहुत सारे शांति समझौता वगैरह में पार्ट लेते रहता है। बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था इधर आर्टिकल 29, 39, 40, फिर 42, 45, 44, फिर आपका आर्टिकल 48 का ए। अब इसके बाद जो है इसी में देखो मैं आज इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ ताकि हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें देख सकें, मतलब जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है उसको स्टार्ट कर। अगला है इसी में एक जोड़ा गया था DPSP के बाद। DPSP तो आपका दिख रहा होगा अभी, एक मिनट यहाँ पे ब्लर हो जा रहा है, अब ठीक है। देखो DPSP ये आपका पार्ट 4 में था, बट संविधान में संशोधन करके, ठीक है, संशोधन कौन सा किया गया था, तो मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे पार्ट 4 का ए। यहाँ पे तो मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा आगे ही कर देता हूँ इसे, ठीक है, ये देखो दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखो जो पार्ट 4 का ए ऐड किया गया था, ठीक है, ये संविधान में बाद में ऐड किया गया था। कब, तो ये जोड़ा गया था। इसमें हम लोग चर्चा करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो फंडामेंटल राइट का चर्चा संविधान के भाग 3 में है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ की चर्चा किस में है, तो भाग 4 का ए में है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल का
51 का ए में चर्चा किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ये क्या है, तो इसमें जोड़ा गया था कब, तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और देखो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही पर्यावरण एवं वन जीव सुरक्षा अधिनियम जोड़ा गया था, जिसकी वजह से मैंने इसे लघु संविधान भी बोला था। और इसी के तहत जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है ये चीज़ जोड़ा गया। और इसका प्रावधान कहाँ से लिए हैं, तो ये हमारा यूएसएसआर का संविधान से प्रावधान लिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, जो अगर जो सरकार तुम्हें कुछ हेल्प कर रही है तो जनता का भी कुछ न कुछ कर्तव्य बनता है कि वो भी कुछ न कुछ करे। जैसे राष्ट्रगान का वो सम्मान करे, राष्ट्रीय गीत है उसका सम्मान करे, जो भी स्लोगन वगैरह दिए गए थे उन सभी चीज़ों का रिस्पेक्ट करे, जो भी हमारे देशभक्त थे स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी का रिस्पेक्ट करे। पर्यावरण का, मान लो सरकार इधर पेड़ लगा रही है, तुम जाके पेड़ तोड़ रहे हो, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों का, पर्यावरण की रक्षा करना तुम्हारा भी अधिकार बनता है। आपस में भाईचारा बना के रखो, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की चर्चा की गई थी। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो जिस समय संविधान बना था तो उस समय कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, तो उस समय एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे, क्योंकि इसे जोड़ा ही गया था भाई 1976 में। फिर बाद में जो है इसे जब 1976 में जोड़ा गया तो मूल रूप से 10 ठो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। बट 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो है अभी वर्तमान में 11 है, तो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चों को, देखो 6 से 14 साल के बच्चा को जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 के 1 में। लेकिन अगर जो 6 से 14 साल के बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसके गार्जियन का कर्तव्य बनता है कि वो स्कूल पहुंचाएं। इसलिए देखते हो ना, आपके मम्मी पापा स्कूल पहुंचाते नहीं जाते तो लाठी से लठिया देते हैं, है ना। कुटाई होती है ना अच्छे से, होती है कि नहीं होती होगी तो कमेंट करना, ठीक है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि वो स्कूल जाने दें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आज हम लोगों ने डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर चर्चा की। यहाँ से जब भी आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आपका 99.99% का गारंटी है। और छूटेगा तो ये आपको समझ में, बाय द वे कॉन्सेप्ट से अगर जो क्वेश्चन पूछे तभी छूट जाए। अगर जो आपको इसका बेहतर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, तब ये आपका 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनिएगा और मिलते हैं हम लोग फिर दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को धन्यवाद, राधे राधे आप सभी को।